आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है बिहार एसएससी का है और इंटर लेवल के लिए तैयार किया गया है और यह इडुटेरिया प्रकाशन से लिया गया है। आज का यह सेट नंबर 5वां होगा। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 4 तक कंप्लीट किया जा चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5वां देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के अंत में आपको दे देंगे। वहां से आप उसमें जुड़ सकते हैं और मैथ और रीजनिंग को भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 5वां का पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20वें सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो घोषणा कब किया गया है। यह दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को। कौन सा दिवस? 20वें सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध जो है किससे है? इसका संबंध किससे है? आरपीएफ से है। किससे है? आरपीएफ से, रेलवे सुरक्षा बल से इसका संबंध है। किसका? ऑपरेशन उपलब्ध का। क्वेश्चन नंबर 3 में यह कह रहा है कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का, वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनको दिया गया था 1987 में। कब दिया गया था? 1987। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये कौन जारी करता है? विश्व बैंक। कौन जारी करता है? विश्व बैंक। इस सूची में पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान जो है इस सूची में 2023 के अनुसार 38वां है। भारत का स्थान जो है 38वां है और पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका जो आयोजन है इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कब? 2023 में, है ना। तो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो दिया गया है 6 व्यक्तियों। कितने व्यक्ति को? 6 व्यक्ति को। आप 6 का नाम चाहे ध्यान में रख सकते हैं। श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, श्री एस.एस. कृष्ण, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री श्रीनिवास वर्धन, श्री मुलायम सिंह यादव। तो इतने लोगों को दिया गया है 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार, 6 व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 8 है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है। तो संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है? तो इसका उप विजेता है कौन? मेघालय है। कौन है? मेघालय। और इसका विजेता कर्नाटक था। इसका विजेता रहा है कर्नाटक और उप विजेता रहा है कौन? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 10 में ये किस आईआईटी द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किसने? आईआईटी दिल्ली ने। आप प्रहरी मोबाइल ऐप, आईआईटी दिल्ली। तो ये जल जमाव से निपटने के लिए ऐप बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है?
वरुण गांधी है, फिरोज गांधी, वरुण गांधी ने फिरोज गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फिरोज गांधी। अगला प्रश्न है कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कोली का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। किससे? महाराष्ट्र, कोली महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब किया गया? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना है, पूछ रहा है कब किया गया। तो इसका सही उत्तर है कि इसका स्थापना कब किया गया? तो 2000 में किया गया। कब? 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 2000। अगला प्रश्न है चेकमेट विश्व तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? चेकमेट विश्व कहिए, विश्व तथा गैम्बिट, इसका संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। किससे? शतरंज। ऑप्शन नंबर बी सही है, शतरंज। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए बजट एक लेख पत्र है। तो बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का बजट क्या है? एक लेख पत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 18 में। तो 18 का देखिए क्या है। तो देखिए 18 का प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो 18 में है ओपन जनरल लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस। तो ये क्या है? ये विदेशी व्यापार के लिए। किसके लिए? विदेशी व्यापार। तो इसको मिलाइए 2 में। तो पहले हो गया, दूसरा। फिर ट्राइसेम। तो ट्राइसेम क्या है? ये रोजगार है। क्या करता है? रोजगार देता है ये। तो इसको मिलाइए 1 में। फिर थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक किसमें मिलाइए? इसको मुद्रास्फीति में। किसमें? मुद्रास्फीति। तो इसको मिलाइए 4था में। फिर नकदी रिजर्व अनुपात, इसको किसमें मिलाइए? इसको मिलाइए ऋण नियंत्रण में। तो इसको मिलाइए 3 में। तो 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 2 1 4 3। इसको आप एक बार और समझ करके और ध्यान से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर? हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अब ये कब से कब तक चला था? तो 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956। और यह आधारित था हैराल्ड डोमर मॉडल पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कल ये समय के अनुसार यानी काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें यानी सजाएं। तो देखिए, तो ईस्वी याद रहेगा सबका, तो इसको सजा सकते हैं आप। तो गरीबी हटाओ, इसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला क्या ऑप्शन दिया है? गरीबी हटाओ। तो सबसे पहले क्या इसमें जोड़िए? हरित क्रांति का प्रारंभ। सबसे पहले क्या होगा? हरित क्रांति का प्रारंभ। तो हरित क्रांति का शुरुआत कब किया गया? 1966-67 में। 1966-67, ये आपको याद होगा, हरित क्रांति 1966-67। उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो यह हुआ 1969 में। कब हुआ? 1969। उसके बाद है गरीबी हटाओ, तो यह लक्ष्य दिया गया 1974 में। 1974 में ये जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था गरीबी हटाओ का नारा। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, हरित क्रांति का आगमन 1966-67 में। तो सबसे पहले कौन होगा? हरित क्रांति का आरंभ यानी 3-2-1 होगा। 3-2-1। तो 3-2-1 वाला ऑप्शन जो है बी है। 3-2-1 ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर सब ईस्वी को भी ध्यान रख सकते हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1974 में। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो चला था 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब 21वां निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा सबका संबंध है पारिस्थितिकी संतुलन से, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन का कोई संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। 22वां, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? इन विद्रोहियों के बारे में कहा जा रहा है, उनमें से अगर एक भी योग्य नेता निकल जाता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो 1857 के संबंध में जानकारी जो है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जॉन लॉरेंस का है। किसका? जॉन लॉरेंस। ये कथन किसका है? जॉन लॉरेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी
सही है। 23वां, ये भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब 25वां, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था देशबंधु चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने इसका अध्यक्षता किया था, चित्तरंजन दास ने। और ये सभा कब हुआ था? तो ये सभा हुआ था 1922 में। कब हुआ था सभा? ये 1922 में। और ये गया के कहाँ हुआ था? तो गया के आजाद पार्क में हुआ था। कहाँ? गया के आजाद पार्क में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित घटनाओं को फिर से सजाना है इसमें कालानुक्रम के अनुसार, यानी ईस्वी के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप आइए मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। तो हम इसको इधर ही लिख रहे हैं। सबसे पहले पहला में है कि 1921। चलिए, अब दूसरा में है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 में। तो दूसरा वाला क्या हो गया? 1919। फिर है चौरी चौरा कांड, ये हुआ था कब? 1922 में। तो तीसरा वाला हो गया 1922 का। एक है मोपला विद्रोह, तो ये हुआ था कब? ये हुआ, अच्छा मोपला तो हो ही गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, तो ये कब हुआ था? 1918 में। आपको याद होगा 1914 से 18, तो चौथा हो गया 1918 में। ठीक है, मोपला विद्रोह 1921, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। पूरा आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कई बार पूछा गया है ये। चौरी चौरा कांड 1922, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918। तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा प्रथम विश्व युद्ध, यानी चौथा। तो चौथा वाला ऑप्शन ए है और सी है। देखिए, उसके बाद कौन होगा? दूसरा होगा। चौथा के बाद दूसरा, तो सी वाला मिल गया। देखिए, सी में हो गया चौथा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद पहला और पहला के बाद तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो हुआ था भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा प्रदर्शन का कार्य हुआ था कहाँ? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही समय बताना है इसमें कि कौन सा सही समय के अनुसार सजा हुआ है। तो देखिए, 4 यहां पर दिया है, 4 योजना। तो सब योजना को सजा करके बताना है। तो इसमें देखा जाए ध्यान से, तो क्या है? ये तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति है। तो ये कब किया गया था? 1563 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। हम इसको सीरियल नंबर से लिख रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर दास प्रथा का अंत, अगला में क्या दिख रहा है? दास प्रथा का अंत, तो यह हुआ था 1562 में। फिर है जजिया कर की समाप्ति, तो यह हुआ था 1564 में। जजिया कर की समाप्ति 1564। फिर दहसाला प्रणाली लागू करना, तो यह हुआ था 1582 में। देखिए, तो ये ऑप्शन के अनुसार हम लिखे हैं इसमें। आप अगर एक बार फिर से चाहे तो मिला सकते हैं इसको। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, दास प्रथा का अंत 1562, इसमें एक इधर छिप गया। और जजिया कर की समाप्ति 1564 और दहसाला प्रणाली लागू करना 1582। तो अब इसको समय के अनुसार सजाएं तो कौन सबसे पहले होगा? तो सबसे पहले होगा 1562, यानी दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत कहाँ कहाँ है? ऑप्शन बी में भी है और सी में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हो गया दास प्रथा का अंत 1562, उसके बाद है 1563, यानी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। देखिए, दूसरा में क्या है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, और जबकि इसमें आ गया है जजिया कर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, और फिर जजिया कर की समाप्ति 1564, और दहसाला प्रणाली लागू करना 1582। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। कह रहा है दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो दारा सिकोह जो है कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। किससे? कादरी संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर विभाजित था? धौलावीरा। कौन विभाजित था? धौलावीरा। यह नगर जो है दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर, तीनों रूप से यह विभाजित था। कौन सा? धौलावीरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो देखिए, अगला प्रश्न है
मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध किससे था? गुप्तचर व्यवस्था से था। किससे? गुप्तचर व्यवस्था, यानी सब कार्य यही करता था, संचार और संस्था का। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? तो उन 7 वर्गों में कौन शामिल नहीं है? तो क्षत्रिय उसमें शामिल नहीं है। उसमें कौन कौन शामिल था? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। लेकिन क्षत्रिय का नाम वहां पर कहीं नहीं आता है। कारीगर और शिल्पी एक ही में है, लेकिन क्षत्रिय उसमें कहीं चर्चा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप है। कौन सा द्वीप? रामेश्वरम द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है? कौन सा पतन जो है लौह अयस्क बेचने के लिए सबसे प्रमुख पतन है वहां से भेजने के लिए? तो मार्मा गाओ। क्या नाम है उसका? मार्मा गाओ। क्या नाम है? मार्मा गाओ। यह पतन कहाँ है? यह पतन है गोवा में। कहाँ है? गोवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। क्या नाम है उसका? मेडागास्कर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा जो है यह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। कैसा डेल्टा? चापाकार डेल्टा का एक उदाहरण है। यह त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का है? यह त्रिभुज के आकार का है। अगला है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। तो कौन सी पवन है? फोन पवन। कौन सा पवन? फोन। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है आधि केंद्र में होता है। कहाँ होता है? आधि केंद्र। अगला प्रश्न, निहारिका क्या है? तो निहारिका क्या है? तो निहारिका के बारे में पूछ रहा है कि निहारिका क्या क्या होगा? तो निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। इसको क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब फिर से सूची मिलान करने के लिए दिया है वन जीव अभ्यारण्य और राज। कौन सा वन जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो देखिए, सबसे पहले है नामदाफा। तो नामदाफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको मिलाइए 2 में। फिर पेरियार, तो पेरियार कहाँ है? केरल में है, तो इसको मिलाइए 4 में। फिर वांदीपुर, तो वांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है, इसको मिलाइए 1 में। फिर लामजाओ, तो लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में, तो इसको मिलाइए 3 में। तो 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 2 4 1 3। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो एक से अधिक यहाँ पर सही हो सकता है। तो इसमें संघीय सरकार की विशेषता कौन है? संविधान की सर्वोच्चता सही है। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार ये भी होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी होता है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान इसमें संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 केवल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1 2 और 3। अगला है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 21 में है। किसमें? संविधान का अनुच्छेद 21 में। किसका? ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन। 44 में है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उसको लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। 45 निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सत्य है, यानी क्या इसमें गलत है? तो क्या इसमें गलत है कि इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है? क्या है? ये गलत है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब चलते हैं 46 में कह रहा है, वर्तमान में राज्य सरकार के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं? तो कितने सदस्य आते हैं? 8 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कितना? 8 सदस्य। आपको पता होगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 250 होता है। कितना होता है? 250। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें राज्यों से 225, केंद्र शासित से 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र आदि में क्या किया जाता है? चुना जाता है। अगला है, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा की बात कर रहा है कि जितना सीट है उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट जो है आरक्षित है? तो कितना सीट आरक्षित है? तो 6 सीट। कितना सीट? 6 सीट।
कुल सीटों में जी 6 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, जबकि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये तो बिहार की बात कर रहा है ना, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में 84 अनुसूचित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लेकिन बिहार में कितना हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें लोकसभा में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन के पूर्व सूचना देना उनको आवश्यक होता है जब आप महाभियोग लगाना चाहते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया? 1989 में। कब? 1989। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो देखिए उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? तो 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1 से कम। आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो देखिए कह रहा है किसके लिए भुगतान कर रहे हैं, तो भुगतान किसके लिए होता है? तो भुगतान जो हम लोग करते हैं उपयोग किए हुए ऊर्जा के लिए करते हैं। किसके लिए? जो ऊर्जा हम लोग उपयोग करते हैं उसके लिए बिजली बिल का भुगतान करते ही नहीं कि शक्ति के लिए, किसके लिए? ऊर्जा के लिए भुगतान किया जाता है। 53 है, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है इसको केवल श्रृंखला क्रम में। किसके क्रम में? सीरीज क्रम में, यानी श्रृंखला क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सीरीज में। 53 के बाद 54 में आइए, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? खड़ा होने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 55 है, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर? गति के तीसरे नियम पर। न्यूटन का नियम है ये, गति के तीसरे नियम पर रॉकेट जो है कार्य करता है। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो शक्ति होगा। तो शक्ति कितना होगा? तो शक्ति 1 वाट के बराबर होगा। जब 1 जूल का कार्य जो है 1 सेकंड में किया जाएगा तो शक्ति 1 वाट के बराबर होगा। अगला है, 1 हर्ट्ज जब होता है तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो प्रति मिनट 60 कंपन के बराबर। किसके बराबर? प्रति मिनट 60 कंपन। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन देखिए, और पेनिसिलिन और स्पेक्ट्रोमाइसिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। यानी इसमें इसका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि सारा इसमें एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है ना, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन में सही नहीं होगा। और जैसे एक्टिडिन और टेरामाइसिन, ये सभी क्या है? एंटीबायोटिक है। और एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक का उदाहरण है ना। अब बाकी भी ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन का होता है लोहा होता है। क्या होता है? लोहा मायोग्लोबिन में। अगला निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित इसमें कौन सा है? तो चलते हैं इसमें मिलाते हैं। सही सुमेलित इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 में। तो पहला, उत्पादक का हिरन और प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। देखिए यही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है, अपघटक का बैक्टीरिया। अपघटक बैक्टीरिया क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 61 में, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तकण द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। कौन सा? यकृत। खाद्य विषाक्तकण द्वारा यकृत प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। और नमी युक्त स्थानों में, नमी युक्त मिट्टी वाले पौधे में जब उगते हैं उगने वाले पौधे, उसको कहते हैं हेलोफाइट। और जलीय क्षेत्र वाले पौधों को हाइड्रोफाइट, है ना। और पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है सेक्यूलेंट। तो ये सब कुछ नाम है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। हेलोफाइट क्या होगा? तो नमी युक्त मिट्टी वाले में जो पौधा उगेगा। और हाइड्रोफाइट क्या होगा? तो जलीय पौधा। और सेक्यूलेंट क्या होगा? तो पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी
जमा रहता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसका? जल से होने वाला रोग है। ये क्या है? सब जल से होने वाला रोग है, टाइफाइड तथा कॉलरा। अगला है, मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो इसको सबसे सहूलियत कब होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम के तरंगदैर्घ्य में। कितना? 5500 एंगस्ट्रम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 5500 एंगस्ट्रम। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस में? तो क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्लोरोप्लास्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन मिला होता है किस में? तो थायरॉक्सिन में। किस में? थायरॉक्सिन में आयोडीन मिला रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, थायरॉक्सिन। 67 में, ये पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधों में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। कौन? जाइलम पानी पहुंचाने का कार्य। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन है? तो सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज है। कौन है? फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, फ्रुक्टोज। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले शून्य द्रव्यमान। तो शून्य द्रव्यमान का मिलान कीजिए किसके साथ? शून्य द्रव्यमान का न्यूट्रॉन के साथ। किसके साथ? न्यूट्रॉन। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होगा, तो इसको मिलाइए 2 में। फिर आंशिक आवेश। तो आंशिक आवेश किस में? क्वार्क में। तो इसको ले जाइए 3 में। और फिर आंशिक पराचक्रण। तो आंशिक पराचक्रण किस में? पॉजिट्रॉन में। तो इसको मिलाइए 1 में। फिर पूर्णांक चक्रण, तो ये किस में? ये होता है किस में? ये पूर्णांक चक्रण, तो फोनॉन में। तो इसको मिलाइए किस में? 4 में। तो 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 2 3 1 4। चलिए, क्लियर है। आप इसको एक बार और वीडियो को रोक करके समझ लीजिएगा, लिख करके नोट में अपना। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि गति कितना होता है? तो इसमें निर्वात में ध्वनि की गति 330 दिया है, और 330 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर घंटा 350 में। लेकिन आपको पता होगा कि निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकता है। निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसका गति कितना होगा? 0 होगा, यानी उसमें निर्वात में ध्वनि का वेग होता ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व इसमें कौन सा है? तो मूल तत्व कौन है? हीरा है। हीरा क्या है? एक मूल तत्व है, जो कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। अब आइए 73 में 72 में, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है, जबकि ट्राइनाइट्रोटाइलिन TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोटेमीन क्या है? ये सब विस्फोटक है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। तो जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, इसका उपयोग जो है सूक्ष्मजीव विरोधी कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है, लेकिन ये विस्फोटक नहीं है। 73 फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में तो किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोसेल का। किसका? फोटोसेल। ऑप्शन नंबर सी सही है, फोटोसेल। अगला है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इस फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को जो सांस लिया जाता है ना, तो सांस की जांच के लिए तो फिल्टर पेपर पर क्या रखा होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरने का कारण क्या है? श्यानता है। क्या है? श्यानता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, श्यानता। तो आज के लिए लास्ट प्रश्न था। अगला प्रश्न जी का और रीजनिंग का शुरू होगा, यहाँ मैथ और रीजनिंग का शुरू होगा, जो आपको अलग से इस वीडियो में तैयार, इसी चैनल पर तैयार करवाया जा रहा है। आप अगर उसको भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वीडियो, यहाँ पर आप क्लिक करके और मैथ और रीजनिंग को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर होगा इसी का, सेट नंबर 6। तब तक के लिए